नमस्कार दोस्तों, जानिए हर स्टोरी का सच और राज विद द स्टोरी बाज। आज की कहानी है भारत के सबसे बड़े ठग की। नहीं, यहाँ विजय माल्या या फिर नीरव मोदी के बारे में बात नहीं हो रही है। ये बात है 70 और 80 दशक के एक ऐसे ठग की जिसने अपने कारनामों से प्रशासन और सरकार को हिलाकर रख दिया था और उसने हमारे देश की धरोहर जैसे ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक के संसद को भी बेच दिया था। यकीन करना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन यही कहानी जब आपको 8 राज्यों की पुलिस और हजारों लोगों से सुनने को मिलती, तब शायद यकीन करना इतना मुश्किल ना होता। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों के बारे में आपको बताऊंगा। कौन है ये मिस्टर नटवरलाल, कैसे ये भारत का सबसे बड़ा ठग बना और इतनी बड़ी ठगी को कैसे इसने अंजाम दिया। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इतिहास बन जाते हैं और दूसरे वो जो इतिहास बनाते हैं। उन्हीं कुछ लोगों में से मिस्टर नटवरलाल भी था, जिसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और उसका जन्म सन 1912 बिहार के सिवान जिले बांगरा गांव में हुआ था। वो बचपन से ही काफ़ी हुनरमंद था। वो किसी का भी हस्ताक्षर सिर्फ एक नज़र देखता और उसकी हूबहू नकल कर सकता था। उसने पहली चोरी भी इसी हुनर से की थी। अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उसने बैंक से 1000 रुपये निकाले थे और ये सिलसिला फिर कभी रुका ही नहीं। मिथिलेश के घर वाले चाहते थे वो पढ़ लिख कर वकील बने, लेकिन उसने अपनी वकालत को भी अपनी ठगी के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से वो बड़ी बड़ी ठगी को अंजाम देता और कानून के चुंगल से बड़ी आसानी से बच जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, सदी का सबसे बड़ा ठग बनने के लिए उसने और भी बहुत कुछ किया। जैसे बैंकों का लेन देन समझने के लिए स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम किया और ठगी करके बचने के लिए वो अलग अलग नाम और वेशभूषा का इस्तेमाल करता था। उसने अपने जीवन में 50 से ज़्यादा नाम का इस्तेमाल किया है, जैसे शंकर लाल, अंबिका पांडे, BN मयूर, सीताराम आदि। ये सब इसी के नाम थे और अनेकों रूप बदले, इसीलिए आप इसे मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी बोल सकते हैं। तो मिथिलेश कुमार का नाम नटवरलाल कैसे पड़ा? बात है 1940 की, जब वो टेक्सटाइल गुड की ठगी कर रहा था। वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से बॉम्बे के टेक्सटाइल कमिश्नर का परचेज ऑफिसर बनकर मिलता था और इस ठगी को वो अपने एक साथी के साथ अंजाम देता, जिसका वास्तविक नाम नटवरलाल था। वे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से यह कहकर कॉटन लेते, इससे वो टेक्सटाइल बनाएंगे जिसे आप आजमगढ़ स्टेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। और जब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर वहां पहुंचते तो उन्हें पता चलता उनके साथ ठगी हो चुकी है और इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी वहां से भाग निकला। पुलिस के पूछे जाने पर मिथिलेश कुमार ने अपना नाम मिस्टर नटवरलाल बताया और तभी से इसका नाम मिस्टर नटवरलाल मशहूर हो गया। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अपने गांव जीरादेरी गए हुए थे, जो मिथिलेश कुमार के गांव बांगरा से केवल 8.8 किलोमीटर दूर है, और मिथिलेश को उनसे मिलने का मौका मिला। उसने अपने हुनर का प्रदर्शन उनके सामने किया, उनके हस्ताक्षर की हूबहू नकल करके सबको हैरान कर दिया और कहा, यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर से विदेशियों का पूरा कर्जा चुका सकता हूँ और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। और यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत था। वो अपनी ठगी के लिए जो भी किरदार चुनता, उस किरदार को पूर्ण विश्वास के साथ बखूबी निभाता। इसीलिए वो अपनी ठगी में हर बार कामयाब होता और ऐसे ही उसने देश के हजारों लोगों को ठगा, जिसमें देश के छोटे बड़े व्यापारी और नेता थे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, उसने रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी और बिरला जैसे उद्योगपति को भी समाज सेवा और NGO के नाम पर ठगा था। यूं तो नटवरलाल के अनेकों किस्से हैं, लेकिन मैं आपको उन किस्सों के बारे में बताऊंगा जिससे ठगी की दुनिया में उसका नाम अजर अमर हो गया। तो बात है अगस्त सन 1987 की, जब उसने दिल्ली के कैनॉट प्लेस में स्थित एक मशहूर घड़ी व्यापारी सुरेंद्र शर्मा के साथ ठगी की। मिथिलेश कुमार वहां अम्बेसडर कार में पहुंचता है और सुरेंद्र शर्मा को अपना परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल सेक्रेटरी DN तिवारी के रूप में देता है और अपनी बातों का जाल बुनते हुए बताता है, PM राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया और इस मीटिंग में शामिल होने वाले सभी लोगों को घड़ी भेंट करना चाहते हैं। और 93 घड़ी, जिनकी कीमत उस समय 32,829 रुपये थी, की बात फाइनल करी। और अगले दिन उसी नाटकीय अंदाज से मिस्टर नटवरलाल वहां पहुंचा और घड़ियों के साथ स्टाफ के एक व्यक्ति को नोट ब्लॉक लेकर पहुंचा। नोट ब्लॉक जहां पर वित्त मंत्री का ऑफिस है। वहां पहुंचकर उसने उस व्यक्ति को
बाहर रुकने के लिए ही बोला और स्वयं अंदर जाकर एक 32,829 रुपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ वापस लौटा। और जब वो बैंक ड्राफ्ट शोरूम के मालिक ने जमा किया तो बैंक ने बताया ये ड्राफ्ट फर्जी है। और इसी तरकीब में कुछ बदलाव करके मिस्टर नटवरलाल अलग अलग शहरों में ठगी करता था। वाराणसी में अंबिका पांडे बनकर डिस्ट्रिक्ट जज के नाम पर ठगी की। कानपुर और शाहजहांपुर में भी यही तकनीक लगाई, परंतु गोरखपुर में ये तकनीक लगाने की कोशिश की तो व्यापारी ने पुलिस को सूचित कर मिस्टर नटवरलाल को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन मिस्टर नटवरलाल के लिए पुलिस के चंगुल से निकलना बहुत ही आसान कार्य था और हर बार एक नाटकीय तरीके से पुलिस की हिरासत से वो बच निकलता। और इस बार उसने कुछ बड़ा करने का निर्णय लिया। अब उसकी नज़र देश की धरोहर पे थी, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत ताजमहल भी शामिल था। प्रतिदिन करीब 12,000 सैलानी इसे देखने आते हैं। मिस्टर नटवरलाल भी उन्हीं सैलानी में से एक होता था, परंतु मिस्टर नटवरलाल दूसरे पर्यटकों की तरह इस आकर्षक स्मारक की अलौकिक सुंदरता को देखने नहीं बल्कि इसकी नीलामी के लिए जाता था। तो कैसे उसने इस ठगी को एक बार नहीं 3-3 बार अंजाम दिया। तो ताजमहल को बेचने के लिए वो सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज की फर्जी नकल बनाता और सरकारी अफसर के रूप में विदेशी पर्यटकों से मिलता और उन्हें यकीन दिलाता कि भारत सरकार ताजमहल को बेचना चाहती है अगर कोई उसका सही खरीदार मिले। इन दस्तावेज पे वो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर इस्तेमाल करता था। और ऐसे ही मिस्टर नटवरलाल ने 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद को भी बेचा था, जिस समय उसके अंदर 545 संसद भी मौजूद थे। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल पर 8 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 100 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें 9 ही मामलों पर फैसले सुनाए गए और सभी फैसलों की सज़ा मिलाकर इसे 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी। परंतु वो भी नटवरलाल था। हर बार की तरह इस बार भी वो पुलिस की हिरासत से भाग निकला और अपने जीवन काल में 9 बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन प्रत्येक बार पुलिस से भाग निकलता था और 113 साल की सज़ा में केवल 20 साल ही जेल में रहा। और लखनऊ जेल में उसका एक किस्सा आज भी मशहूर है, जब बार बार उसकी धर्मपत्नी का आर्थिक सहायता और खेतीबाड़ी की चिंता को लेकर संदेश आता, लेकिन वो कोई भी जवाब ना भेजता। तो जेलर ने उसे कहा, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं भेजते? तो नटवरलाल ने एक संदेश भेजा, जिसे पढ़कर जेलर भी दंग रह गया, जिसमें लिखा था, अपने खेत के कोने में कुछ गहने मैंने दबा रखे हैं, उनसे तुम अपना जीवन बसर करना। पुलिस ने उसका पूरा खेत खोद डाला, परंतु कुछ नहीं मिला। तो जेलर ने उससे पूछा, तो उसने दूसरा संदेश दिया, जिसमें लिखा था, अब शायद खेत तैयार हो गया होगा, तुम फसल की बुआई करो और फिलहाल जेल में रहते हुए मैं इतनी ही सहायता कर सकता हूँ। और उसकी ये होशियारी देख जेल में उसके खूब चर्चे हुए। हमारे लिए मिस्टर नटवरलाल भारत का सबसे बड़ा ठगी क्यों ना हो, परंतु अपने गांव के लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं। और गांव के लोग मिस्टर नटवरलाल की मूर्ति गांव में सम्मान के रूप में बनवाना चाहते हैं। 24 जून 1996 में नटवरलाल को अंतिम बार देखा गया, जब 84 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य खराब होने के कारण अदालत के आदेश पर उसे इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाया जा रहा था। तो दिल्ली स्टेशन से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद कभी किसी ने मिस्टर नटवरलाल को नहीं देखा। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, मिस्टर नटवरलाल को अपने किसी भी अपराध का कोई पछतावा नहीं था। उसका मानना था ठगी उसकी कला है और वह लोगों से पैसे मांगता है और लोग उसे दे देते हैं। इसके लिए उसने कभी अन्य लोगों की तरह किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी कोई लूटपाट या फिर छीना झपटी की। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी तक के आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।